गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, दुआ सलाम सभी को। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम चोरी जुग पानी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज कुछ कॉमन सी चीज़ें पहले बात करेंगे, फिर आज एक स्पेशल सी चीज़ बात करेंगे। नॉर्मली मैं अपने योगा सेशन में चीज़ें लेती थी और अभी मेरे को अचानक ख्याल आया कि बहुत इजी चीज़ है। सबसे पहली बात है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। थोड़ी सी आपकी कह सकते हो इच्छा शक्ति या थोड़ी सी मेहनत होती है। नॉर्मली हम सारे लोग ताली बजाते हैं और ताली बजा करके हम अपने रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं। नेचुरोपैथी चूँकि मैंने किया हुआ, मैंने आप लोग को पहले बताया कि एक आयुर्वेद के अलावा मैं नेचुरोपैथी भी की हुई है। तो वहाँ पर नेचुरोपैथी में मैंने पढ़ा हुआ था और नॉर्मली 2018 में जब मैं प्रॉपर योगा सेशंस लेती थी तो मैं उसमें कराती थी। तो अभी अचानक मेरे को ख्याल आया कि मैंने कहा चलो फिर से कराते हैं या लोगों को बताते हैं और लोग करना शुरू करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें देखो बगैर पैसे की होती हैं बहुत अनमोल होती हैं और अगर हमको सही तरीके से और प्रॉपर विश्वास के साथ करते हैं तो उनके वाकई बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, वाकई अच्छा होता है, करके देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम मैं बोलती हूँ, देखो योगासन करते हैं, ताली बजाना या कुछ इस तरह की जो भी थेरेपीज़ होती हैं, जो भी ट्रीटमेंट के तरीके हैं, उनको एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ करिए और फिर उसके बाद बताइए। होता क्या है कि हम 2-4 दिन करते हैं और उसके बाद हमें कुछ चेंजेस नहीं फील होता है तो हम उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। बट ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो पहली बात इस बात का ख्याल रखिए। आज अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लग रहा है सब अभी होली की छुट्टियाँ ही मना रहे हैं, है ना। और मैं इसके लिए एक्चुअली कल मैं ऐसे ऑफिस में बैठ करके ना सेंटर पर मैंने वीडियो भी बनाया। फिर मुझे लगा कि मैं वीडियो तो बनाऊंगी, लेकिन वीडियो क्या होता है छोटा छोटा बनाते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते यूट्यूब की वजह से। उसके पीछे वजह है कि कोई लंबा वीडियो देखता ही नहीं। कई बार मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, मान लो 4-5 मिनट के, तो मैं देखती हूँ लोगों ने 1 मिनट देखा है या 1 मिनट से भी कम टाइम में देखा है। मैं ऑलरेडी बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ फेसबुक पर, भले बहुत एक्सप्लेन करके आप सबको कोई भी चीज़ बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग उसको पूरा पूरा देखो। जब पूरा देखोगे तब आपको चीज़ समझ में आएगी। मतलब अगर हम देखेंगे नहीं तो हम जज कैसे कर सकते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो आज बात कर लेते हैं। करीब 5 तरह की तालियां हैं। मतलब लो बीपी के लिए भी ताली है, हाई बीपी के लिए, अगर लो बीपी की प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करने के लिए ताली है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करने के लिए ताली है, और आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो है उसके लिए ताली है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उसके लिए है, जॉइंट्स प्रॉब्लम है उसके लिए है, और डाइजेशन इश्यूज़ मतलब उदर रोग जो है उसके लिए है। तो कई सारी तरह की तालियां हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ तालियां हैं जो खड़े होकर के करना है और कुछ तो बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो हर इंसान को आज की डेट में कब्ज बनी रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको उदर और रोग की ताली बताऊंगी, ठीक है। तो उदर और रोग के कोर्स में मतलब आपको उदर का मतलब होता है पेट। वैसे तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो उदर और रोग उसको कहते हैं जहाँ पर पेट थोड़ा सा निकला होता है, मतलब उधर में उत्सेद होता है, उसको उदर रोग बोलते हैं। बट नॉर्मल आप ये समझ लो कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं उन सब में एक पर्टिकुलर तरह की ताली बजाई जाती है। और साथ में अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आज की डेट में हर इंसान को होती है, और साथ में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, खास करके बच्चों का होता है ना, बच्चों को पढ़ाने बैठाने तो उनका मन ही नहीं लगता पढ़ने में। तो कई बार क्या होता है ना कि माँ बाप हर कोई हम लोग परेशान होते हैं कि बच्चों का मन नहीं लग रहा है। 1 मिनट, वॉल्यूम है बार बार अप हो रहा है, सॉरी। तो सेशन में वैसे ही थोड़ा सा इंटरप्ट होता है नेटवर्क की वजह से। मेरे जियो के मोबाइल में वैसे मैं देख रही हूँ ब्लड सी इमेज आ रही है, बड़ी वैसी सी। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो बात कर रही थी मैं डाइजेशन इशू वाली। तो मतलब वो आप डाइजेशन के केस में भी कर सकते हैं, जैसे गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, इस तरह की प्रॉब्लम है। और स्ट्रेस के केस में कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस आज की डेट में हर किसी को रहता है। और हमारा कंसंट्रेशन पावर, मेजॉरिटी लोग कंप्लेन करते हैं कि पहले मेरा ध्यान लगता था, किसी चीज़ को काम करने में मन लगता था, अभी नहीं लगता है। बच्चों के साथ खासकर होता है कि माएँ जब पढ़ाने के लिए बैठाती है तो उनको रहता है कि मेरे बच्चे का तो मन ही नहीं लगता, बच्चा पता नहीं कहाँ इधर उधर खोया रहता है। वही बच्चा जब आप टीवी देखता है ना तो पूरा कंसंट्रेटेड होकर टीवी देख रहा होता है। लेकिन जब पढ़ाने के लिए बैठाओ तो मुझे कभी सूसू लगी, कभी पोटी लगी, कभी कोई काम है। मैं क्यों बता पा रही हूँ कि मेरा भी बच्चा था। शुरुआत में मेरा बेटा, अभी बच्चा था मतलब बड़ा, अभी हो गया 18-20 साल का।
20 ईयर्स का हो गया। तो पहले क्या होता था, उसको भी बैठाओ ना तो शुरू के 10-15 मिनट तो बहुत झिलाता था, लेकिन 10-15 मिनट झिलाने के बाद में फिर वो आराम से नवाब साहब बैठना सीख जाते थे। तो मुझे पता है कि एक माँ को काफ़ी उलझन होती है, और माँ भी क्या होता है कि 50 काम निपटा कर अपने बच्चों को सोचती जल्दी जल्दी पढ़ा दें, है ना। और बच्चों का रहता है कि शुरुआत के 10 मिनट भाग लें। कुछ बच्चे तो मतलब बाद में भी नहीं लगते, 10-15 मिनट के बाद भी उनका मन भटकता रहता है। तो ऐसे लोग के लिए ज़रूर ताली बजवाओ, और उसको बहुत मतलब कह सकते हैं ना कि आप उसको अच्छा सा बना करके करो, तभी करता है कोई, वरना फॉलो नहीं करता। तो जो आपको डाइजेशन के लिए इशू में है, उसमें आपको क्या करना है कि राइट हैंड की ये जो 4 फिंगर है उनको लेना है, और लेफ्ट हैंड का ये जो आपकी हथेली है, उस लेफ्ट हैंड की हथेली पर ज़ोर ज़ोर से मारना है। और सुबह शाम 10-10 मिनट करना। देखो 2-3 शर्तें हैं कि एक तो ज़ोर ज़ोर से ताली मारनी चाहिए, लगभग रोज़ एक जैसी आवाज़ आनी चाहिए, सुबह शाम करना है, 10-10 मिनट करना है। तो 10 मिनट सुनने में बहुत आसान होता है, बट जब आप ताली मारते हो तो 10 मिनट इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको 10 काउंटिंग तक ही गिनकर दिखा दे रही हूँ। डेली आपको करना है, मतलब जिन लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जिनको डाइजेस्टिव कुछ प्रॉब्लम है, जिनको एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन पावर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो ताली मारने का तरीका है, मीन्स आपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को लेफ्ट हैंड की हथेली पर मारना है। तो इससे आपके सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कवर होते हैं, साथ में स्ट्रेस की प्रॉब्लम कवर होती है, और साथ में आपको जो भी एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह टाइप की प्रॉब्लम होती है, आपका मन नहीं लग रहा है, एनर्जी लेवल बहुत लो लग रहा है, आप उस वक्त भी इस ताली को कर सकते हो और करके देख सकते हो। तो एक ताली बजाने के तरीका बताया। दूसरा, आज की डेट में हर इंसान को देखो लगभग, मतलब मैं देखती हूँ जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है। तो जिन लोगों को भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, चाहे आमवात हो, चाहे गठिया हो, चाहे संधिवात है, और जिनको नींद की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे लोग हैं ना। अभी मैंने कई सारे लोग की केस टेकिंग करा, तो उसमें पता चलता है जी मैं रात के 1 बजे सोता हूँ, जी मैं 2 बजे सोता हूँ, और जब मैं इतनी रात को सोऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं सुबह बहुत लेट उठूँगी या उठूँगा, फिर उसकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर्स होंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो होते ही हैं। लेकिन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के केस में जब तक सीवियर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, सीवियर गैस नहीं बनती है, एसिडिटी नहीं होती है, कुछ और इशू है, बिल्कुल भूख लगना नहीं बंद हो जाता है, तब तक हम सब सारी चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, आपकी नॉर्मल जो ताली होती है, नॉर्मल ताली की तरह ही बजानी है, बट शर्त ये है कि फिंगर्स पर फिंगर्स पड़नी चाहिए और हथेलियों पर हथेली पड़नी चाहिए। तो जो नॉर्मल आपकी ताली होती है, उसी ताली को अच्छे से अच्छी आवाज़ में बजाना है। और दूसरी बात है, जैसे रात को सोते हो तो आप 15 से 20 मिनट बजाइए, डेली बजाने की आदत सीख जाइए। पड़ोसी क्या सोचेंगे ये मत सोचो, पहली बात है, क्योंकि अगर आपको नींद अच्छी नहीं आएगी तो वैसे ही आप बहुत परेशान रहेंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरों को परेशान रहने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरों को परेशान करिए। तो आप डेली बजाइए, धीरे धीरे देखेंगे आपको स्लीप आने लगेगी, अच्छी नींद आने लगेगी। उस केस में सिंपली कैसे बजाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने नॉर्मली बताया कि तालियाँ जो भी बजानी है 10-10 मिनट सुबह, 10-10 मिनट शाम को बजानी है, बट नींद के केस में सोते हो तो आपको 15 से 20 मिनट बजानी है डेली, और ऐसे करके आपकी नींद इंप्रूव हो जाएगी। और आप डेली बजाइए, कोई नुकसान तो है नहीं, कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं, और इतना एटलीस्ट हम लोग के पास टाइम होता है, जितना हम फालतू मोबाइल को टाइम दे देते हैं हमें दुनिया भर के रील देखने में, है ना। तो एक आपको मैंने बता दिया डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, स्ट्रेस वगैरह के लिए। दूसरा मैंने आपको बता दिया जो जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम है। दूसरा इंसोम्निया मतलब नींद वगैरह की प्रॉब्लम है। एक तीसरे तरह की ताली है जो आगे तीनों तालियां हैं, मतलब चाहे लो बीपी, चाहे हाई बीपी है, चाहे आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको सांस की तकलीफ है, आपको सर्वाइकल है, आपको फ्रोजन शोल्डर है, इन सारी तालियों को आपको खड़े होकर के बजाना है। तो मैं चूँकि सेशन ले रही हूँ तो मैं बैठ कर बजा रही हूँ, बट आप ये समझ लो कि आपको खड़े होकर बजाना है। तो पहला मैं शेयर करूँ हार्ट की प्रॉब्लम। तो जिन लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको सांस की कोई तकलीफ है ना, जैसे दमा उमा भी है, वो सभी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, फ्रोजन शोल्डर रहता है, मतलब बाजू ऊपर नहीं उठते हैं, उन सारे लोग के लिए जो ताली बजानी है वो ताली वो भी ऐसी है, बट उस ताली में पूरा हाथ आप बाहर तक ले जाएंगे और खड़े होकर के बजाएंगे। जैसे नॉर्मल मैं कोशिश करती हूँ, देखो वीडियो में आप आएगा नहीं आ पाएगा। पूरा आपने हाथ बाहर ले गए और फिर बजाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस केस में आपने देखा ना कि पूरा हाथ को आप बाहर तक ले जाएंगे। तो जब भी हाथ फैलाते हैं, आपको अच्छी तरीके से याद है योगासन में कि जहाँ पर भी आपके हैंड्स की एक्सरसाइज होती है, वो सारी एक्सरसाइजेज या सारे योगासन आपके चेस्ट की भी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि पूरी जो आपकी चेस्ट की मसल्स हैं वो अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है इस तरह के प्रोसीजर में। और साथ में आप ताली बजाते हो, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कहते हैं ताली बजाने का तरीका है आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके सर्वाइकल मतलब नेक रीजन के लिए भी, और फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो जिनको कंधों में दर्द होता है,
हाथ उठने में कोई तकलीफ़ होती है, वो सारे लोग इस ताली को करें। और आप कहोगे मैम तो खुद तक है, क्योंकि मैम उसके पहले भी काफ़ी सारा काम करके घर से तब आते हैं। और कल मैं वीडियो ऐसे बना रही थी, पर मैंने कहा नॉर्मली बात करते हैं, आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो ये ताली आपने खड़े होकर के बजाई है। इसमें हाथ को आपने पूरा जितना दूर तक जा सकता था उतना दूर तक लेकर गए हैं और फिर लेकर के आए हैं, बजाए हैं। तो इसको भी आप 10-10 मिनट ले करिए और बहुत अच्छा लगेगा। बस तरीका होता है ना, योगासन करते हैं उसमें लास्ट पार्ट में ताली करना शुरू कर दो। मैं खुद भी जब अपने योगा सेशन लेती थी तो मैं यही करती थी कि पहले आसन कराए, फिर प्राणायाम कराए और लास्ट में ताली गुली करा देती थी। फिर बाद में छोड़ दिया था बाद में, क्योंकि मैं मर्म वगैरह कराने लगी थी कि पेशेंट को मर्म भी आना चाहिए। मर्म के भी 1-2 सेशन हो सकता है, मैं फेसबुक पर आप लोग का लाइव ही लूँगी, बताऊँगी। हो सकता है नेक्स्ट संडे, चलो कि दिमाग में ख्याल आए तो प्लान कर लेते हैं। तो एक तो ये तरीका। फिर अब बात करेंगे लो बीपी। तो लो बीपी के केस में जो आपको ताली बजानी है, लो बीपी के केस में आपको ताली ऐसे बजानी है, लो मतलब नीचे, तो उसमें नीचे से शुरू करके हाथ नीचे से ताली बजाना शुरू करेंगे, ऊपर तक जाएंगे और सर्कुलर मूवमेंट्स होंगी। इस बात को याद रखिए, मतलब नीचे से आप ऊपर जाओगे ताली बजाते हुए। तो ये जो तरीका है वो लो बीपी के लिए है, और वो भी जो है खड़े होकर के ही होगा। तो मान लो मैं खड़ी हो गई और ये मतलब नीचे से बजाना शुरू किया, नीचे से बजाते हुए आप ऊपर तक गए और ऊपर से बजाते हुए आप पूरा नीचे तक आए, ठीक है। तो सर्कुलर मूवमेंट्स होगा। शर्त यही है, नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये लो बीपी का और हाई बीपी के केस में क्या करना है, हाथ बिल्कुल पीछे जाएगा और पीछे से बजाते हुए फिर आप सर्कुलर मूवमेंट्स में आएंगे, ठीक है। तो शर्त यही है, हाई बीपी के केस में हाथ पूरा पीछे जाएगा और पीछे से ऊपर से बजाते हुए आप नीचे लाएंगे, और लो बीपी के केस में आप नीचे से बजाते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथ, और दोनों में ही सर्कुलर मूवमेंट्स होंगी। तो लो मीन्स नीचे, तो नीचे से हाथ शुरू होगा, और हाई मीन्स ऊपर, तो ऊपर से हाथ शुरू होगा। तो ये जो तरीके हैं आपके ताली बजाने के तरीके, मैंने 4-5 मतलब जो एक तो सिंपल तरीका वाला था, जो इस तरीके से आप बजाते हो वो आपकी जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप इसी को पूरा फैला कर खड़े होकर बजाते थे तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया होता था। साथ में फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया था। और जब आप ऐसे बजा रहे थे राइट हैंड की इस पर हथेली पर लेकर के, तो आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और मेंटल स्ट्रेस वगैरह के लिए बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो ताली बजाने का ये तरीका है, इसको फॉलो करके देखिएगा और मुझे अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर करिएगा। और सबसे बढ़िया कैसा लगा ये बताइएगा, क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे ना तो हमारे रिचुअल्स थे, जो हमारा धर्म था, पूजा पाठ कीर्तन का तरीका था, इस सारे तरीके में हम लोग ताली बजाते थे। आप देखते नहीं, कीर्तन उर्तन में खूब बढ़िया से ताली बजाते हैं। रीना बिश्नोई जी नमस्ते मैम। तो बहुत बढ़िया से ताली बजाने का तरीका था। अभी भी होता, हम लोग खुश होते हैं या किसी को पैम्पर करना होता है या किसी को अच्छा बोलना होता है तो उसके लिए भी हम लोग ताली बजाते हैं। तो क्लैपिंग करना या ताली बजाना इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और जब हमें पता हो जाता है, जो जैसे अभी क्या होता है ना, आप कीर्तन में बैठते हो, आप ताली बजाते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आपको ये पता होता है ना कि मैं ताली बजा रहा हूँ और ताली बजाने की ये प्रॉफिट है, ये फ़ायदे हैं, तो फिर उसी चीज़ को और अच्छे से करते हो। और पुराने टाइम में लोगों को पता होता था कि हाँ पूजा पाठ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो लोग उस तरीके से करते थे, तो उसके बहुत शानदार रिजल्ट आते थे। अब थोड़ा सा आज बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, मधुमेह के बारे में। डायबिटीज़ के केस में आपको पता ही है कि इंडिया जो है हब है, या कह सकते हो कैपिटल है डायबिटीज़ के केस में, शुगर के केस में, मधुमेह के केस में। मॉडर्न में उसको डायबिटीज़ कहते हैं, हिंदी में उसको मधुमेह कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में प्रमेह का एक टाइप है, जैसे हमारे आयुर्वेद में 20 तरह के प्रमेह होते हैं। प्रमेह का मतलब होता है प्रभूत मूत्रता, आविल मूत्रता। तो मतलब किसी इंसान को अगर बहुत ज़्यादा यूरिन होती है, और आविल मतलब गंदी होती है, नॉर्मली वो टर्बिड सी थोड़ी गंदी सी यूरिन अगर होती है तो आप समझ लो कि आपको प्रमेह है। प्रमेह के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में आप लोग को हर किसी को पता है वातज, पित्तज, कफज 3 तरह के प्रमेह होते हैं। फिर वातज के जो 4 प्रमेह होते हैं उसमें एक मधुमेह आता है। नॉर्मली तो इसका जो मतलब वजह है, हेतु है, वो हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं आस्या सुखम स्वप्न सुखम, ग्राम्य औदुक दधि अनूप मांस, इस तरह के मतलब कफवर्धक आहार विहार जो लोग बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, उन सारे लोग को डायबिटीज़ होती है। हमारे नेचुरोपैथी में एक और बहुत बड़ी वजह डिफाइन है, जिन लोग का स्टबर्न एटीट्यूड होता है, जो लोग बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, उनको डायबिटीज़ होता है। और मेरी एक आदत है कि मेरे जो भी शुगर के पेशेंट होते हैं, मैं नॉर्मली उनसे इस वजह को ज़रूर पूछती हूँ कि क्या आप अंदर से बहुत जिद्दी हैं। कुछ लोग शो होते हैं कि हम बहुत सीधे हैं, आप लोग अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि मैं कोई भी बात करती हूँ तो नॉर्मली मैंने बहुत सारा पढ़ा भी है, और पढ़ने के अलावा परमात्मा की दया से कुछ मामलों में मैं गढ़ी हुई हूँ।
तो हमारे यूपी की एक कहावत है ना कि पढ़ा नहीं चाहिए होता, गढ़ा चाहिए। गढ़ा मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को आप देखे होते हो। तो मैंने डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज़ों को देखा है, और बहुत सारे मरीज़ या गॉड ग्रेस मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो नॉर्मली बोल देते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो छुपाते हैं, फिर बाद में मुझे उनका जब कहीं और से हेतु पता चलता है तब मुझे बहुत गुस्सा होता है। जैसे पिछली बार ही मैंने एक लोग का पूछा था, तो मुझे उनका चेहरा बता रहा था कि ये विरुद्ध आहार का हेतु है। जो उनका फेस का लुक था पूरा पूरा बता रहा था। पेशेंट से मैंने पूछा, पेशेंट ने नहीं बताया। पेशेंट के किसी नोन ने मुझे बताया कि खाने के साथ दूध लेते हैं। फिर मुझे गुस्सा इसलिए आई कि जब मैं नॉर्मली क्या होता है कि मैं 1 घंटे की स्टेकिंग करती हूँ, और आयुर्वेद में आपको पता है कि हमारा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जो हमारे हेतु होंगे, निदान परिवर्जन हमारी पहली चिकित्सा होती है। मतलब निदान मतलब हेतु की जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जो हमारा आहार है, जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं, जैसे हमारी दिनचर्या है, जो भी हम जिस वक्त सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, कब क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, उस पर हमारी बीमारियां डिपेंड करती हैं। मतलब कुछ लोग कहेंगे जी हम 2 टाइम खाते हैं, लेकिन दोनों टाइम का हलचल ये है कि जब उनको टाइम मिलता है तो खाते हैं, उनको भूख नहीं लगी होती तो खाते हैं। तो जब अगर आप आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हो या आप आयुर्वेद की एक्चुअली प्रैक्टिस करते हो, तो अपने पेशेंट को एटलीस्ट बताइए। और पेशेंट को कई बार बताने के बावजूद भी पेशेंट इस बात को नहीं मानता। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका कहना है कि उन्हें तो भूख ही नहीं लगती, बट वो खाते रहेंगे। मतलब पेट नहीं है, डस्टबिन है, जब इसमें टाइम से इसमें चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये कंसेप्ट ठीक नहीं होता। आज नहीं कल आपको जब बीमारियाँ होती हैं तब ये बातें समझ में आती हैं। और रियलिटी बता रहे हैं, जितनी अच्छी भूख में खाना खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं आपको कल का केस बताती हूँ, मेरे साथ ही हुआ ऐसा कि नॉर्मली मेरा टाइम है 12 बजे 12:30 बजे खाना खाने का। उस टाइम तक मुझे लगभग भूख लगी होती है, क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती। मुझे जब भूख नहीं लगी तो मैं नहीं करती हूँ। अब कोई सारे लोग कहेंगे ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कुछ भी। आयुर्वेद में हर चीज़ है, एवरीथिंग इज टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई, या आयुर्वेद का सिंपल कंसेप्ट है जिसको पुरुषम पुरुषम रक्षम कहते हैं। जब आपको भूख लगे तब खाइए, क्योंकि परमात्मा ने आपकी बॉडी को बनाया था। और आयुर्वेद का एक और कंसेप्ट है कि 40 के बाद तो एक बार खाना चाहिए। अब जैसे मेरी मदर तो खाती थी एक बार ही, लेकिन मैं बहुत बार चाहा लेकिन फॉलो नहीं कर पाई या स्टार्ट ही नहीं कर पाई इस बात को। इसी वजह से मैं फास्ट वगैरह रहती हूँ उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए। जैसे मैं थर्सडे भी रहती हूँ, संडे भी रहती हूँ, एकादशी भी रहती हूँ, पर बहुत टफ तरीके से नहीं रहती हूँ। जैसे आप लोग को फास्टिंग के तरीके मैंने बताया था, तो एक आध बार उसको फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो फिर मेरे से पूछिएगा। तो मैंने वहाँ क्यों बताया, तो जो तरीका है, मतलब जिस वक्त आपको भूख लगता ना है तभी खाइए। तो कल मेरे साथ क्या हुआ, इत्तेफाकन मैंने 3 साढ़े 3 बजे खाना खाया, और उस वक्त मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि जब मैं सुबह सब्ज़ी बना रही थी ना, तो मुझे लगा अब इससे सब्ज़ी का तो मौसम नहीं रह गया, पता नहीं कैसी बनेगी। अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बनाई थी, बट जब मैं खाने बैठी उस वक्त तो मुझे इतनी अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी, क्योंकि भूख लगी थी। जब आपको अच्छी भूख लगी होती है ना, तब आपको खाना अच्छा लगता है। तब आप नखड़े नहीं करते कि मुझे ये खाना है, ऐसे खाना है, वैसे खाना है, ठीक है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो बोलते नहीं कि खाने को है अन्नपूर्णा का प्रसाद समझ करके, भगवान का प्रसाद समझ कर खाना चाहिए। तो आप अन्नपूर्णा का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद समझकर तभी खा सकते हो जब आपको बहुत बढ़िया भूख लगी हो। जब आपको भूख नहीं लगी होगी ना, तो 10 नखरे होंगे, कभी उसके कलर को लेकर, कभी उसके टेक्सचर को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर के 10 परेशानियाँ रहेंगी। और दबा करके भूख लगी होगी ना, तो बस होगा मिल जाए, तो आप कुछ नहीं समझ में आता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो वही मैं कह रही थी कि प्लीज़ जो विरुद्ध आहार का मैंने लिया वो सेशन, इसीलिए मैंने क्या करती हूँ, आप लोग का जो सेशन लेती हूँ उसको मैं एक जगह टैबलेट में अपने रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग से लाइव जो होती हूँ मैं फेसबुक लाइव होती हूँ, तो मोबाइल के थ्रू लाइव होती हूँ, और फिर मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर इस वजह से डाल देती हूँ कि आप लोग उसको दोबारा देख सकते हो, बड़े आराम से सर्च करके देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। अभी किसी ने मेरे को, जब मैंने डाला है कि कच्चा और पका खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे आयुर्वेद का एक्चुअली कंसेप्ट है कच्चा और पका खाना नहीं खाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सालों पहले ये रूल था कि लोग खाने के साथ सलाद नहीं खाते थे। जैसे आज की डेट में जिन लोगों को खासकर वेट लॉस करने की आदत होती है, वो 1 कटोरा पहले सलाद खाएंगे, उसके तुरंत 1 मिनट बाद हार्डली वो खाना खाते हैं। अगर इतना सलाद खाने का शौकीन हो तो खाने से 2 घंटे पहले खा लो, ठीक है। तो उनका लॉजिक रहता है कि तब तो पेट मतलब वो रहेगा, क्या बोलते हैं, खाली हो जाएगा, फिर खाना ज़्यादा खा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। खाने का सिंपल सा हमारा रूल है कि जब हमारा पेट मतलब खाली है, पच चुका है पिछला खाना, तो खाना होता है, तो कच्चा पका नहीं खाइए। फिर किसी ने मेरे से पूछा था क्या खाने के साथ कच्ची सलाद अनियन प्याज खा सकते हैं? हाँ, आप थोड़ा बहुत खा सकते हो। और जितने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सारे इस बात के लिए होते हैं कि जिनकी अग्नि थोड़ी सी भी मंद होती है ना, उनको थोड़ी भी
मिथ्या आर मतलब उल्टा पुल्टा करते हैं तो तुरंत उनको तकलीफ होती है। बट मैं क्यों सारी चीज़ें बताती हूँ, आपको जब पता रहेगा तो धीरे धीरे माइंड सेट चेंज होगा। नहीं तो क्या है कि आप उसी तरीके से उसी ढर्रे पर खाते पीते रहेंगे। जैसे अभी मैं बताऊँ, जब मैंने आप लोग को याद है बसंत ऋतुचर्या मैंने शुरुआत में ली थी, बसंत ऋतु जब शुरू होने वाली थी, याद है बसंत पंचमी के आसपास, और मैंने बोला था कि जो चैत्र के नवरात्र हैं, शारदीय नवरात्र, वो बसंत ऋतु में हमारे पड़ते हैं। मैंने उसी वक्त बोला था कि इस मौसम में कुछ भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है। लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ कि लोग रात के वक्त में दही खाते हैं, रात के वक्त में आइसक्रीम खाते हैं, रात के वक्त भारी भारी चीज़ें खाते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ होती है। जिस उम्र में जब तकलीफ़ होती है तब लोगों को समझ में नहीं आता क्या हमने क्या गलतियाँ करी हैं, और ये चीज़ गलतियाँ मतलब वो खुद भी करते हैं, अपने बच्चों को भी वही आदत डालते हैं। तो मेरा सेशन लेने का मतलब ये भी है कि आप लोग को एक अवेयरनेस हो, एक पता हो। जब हमें पता होता है तो हम चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं। तो बात कर रहे थे डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा वजह होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हालांकि आपको पता है आज की डेट में लिवर डिसऑर्डर्स जितने होते हैं, थोड़ा सा भी लिवर बड़ा होता है उसकी भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। और पुराने टाइम में बोलते थे ना कि डायबिटीज़ उन लोग को होता है जो लोग सेठ वगैरह वो लोग होते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब करते हैं। तो जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम तो रहता ही है। जिन लोग का स्ट्रेस बहुत लेवल ज़्यादा रहता है उनको होने का चांसेस रहता है। जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेगा। और फिर आज की डेट में तो फैमिली हिस्ट्री वाला भी कंसेप्ट हो गया, भाई माँ बाप में किसी एक को है तो पक्का सी बात है नेक्स्ट जनरेशन वालों को आना है। तो वहाँ पर क्या करना है, आपको अपने लाइफ स्टाइल का ख्याल रखना है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। एक और बड़ी वजह है स्टबर्न एटीट्यूड, मतलब अपना जिद्दी स्वभाव। तो प्लीज़ जिद्दी स्वभाव को अपने छोड़िए, सहजता और सरलता सीखिए। अब जैसे अब इस तरह की बात कही जाती है कि सहजता और अखिलेश सर, मेरा मोबाइल नंबर वैसे तो पड़ा हुआ है लेकिन मैं रिपीट करती हूँ, नमस्ते सर, दैट इज़ 9988899425। ठीक है सर, बहुत इजी नंबर है, दैट इज़ 9988899425। एक अलग सा भी नंबर है, दिस इज़ 9041112299। मैं लिख भी दूंगी चलो आपको। तो मैं आपको वही बता रही थी, तो सहजता और सरलता सीखती है। लेकिन अब होता है क्या है कि सहजता और सरलता का कई लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आपको पता है कि आपका शास्त्र, अपना हमारा जो हिंदू धर्म शास्त्र है, संस्कृत में एकदम सिद्ध एक वर्ड है जो हम लोग बचपन में अपने 6-7 में शायद या मैक्सिमम 8 तक की क्लास में पढ़ेंगे, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। क्यों, कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं ना कि आप उनको बर्दाश्त करते जाइए ना तो आपको समझ नहीं पाते हैं। वो फिर सोचते हैं अपना टॉर्चर लेवल बढ़ा दें। वो जैसे अंग्रेज लोग करते थे कि इंडियंस टॉलरेट कर रहे थे, हालांकि इंडियंस की बहुत बड़ी कमी थी, हम भारतीयों की कमी थी कि हमने उनको बर्दाश्त किया। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ी हैं कि शुरुआत में जब वो लोग आए अंग्रेज़ लोग तो मुट्ठी भर थे और हम लोग इतने ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद हम उनका अपोज नहीं करें। और भी क्या क्या सरकमस्टांसेस रहेंगे मुझे नहीं बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं हिस्ट्री में कहीं कुछ गलत हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। लेकिन नॉर्मली भी होता है, कई बार हम सामने वाले को कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं ना, तो सामने वाला क्या करता है ना, आपको उसकी कमज़ोरी समझ लेता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ये भी नहीं करें। सहजता और सरलता रहना चाहिए, आपको बहुत माइल्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी माइल्ड नहीं होना चाहिए कि कोई आपका गला रेत ले और आप माइल्ड पड़े हुए हैं, कोई आपके स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ा दे और फिर आप माइल्ड पड़े हुए हैं। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ये जो मानव जन्म दिया है परमात्मा ने, हमें कुछ बनाने के लिए दिया है, हमको अपने आप को क्रिएट करने के लिए, दुनिया में कुछ क्रिएट करके जाने के लिए दिया हुआ है। क्योंकि जानवर भी पैदा होता है, रोता है, मतलब उठता है, खाता पीता सोता, तो वो सारे काम भी करता है, लेकिन मनुष्य जीवन कुछ अलग सा है करने के लिए है। तो कई बार लोग मनुष्य जीवन का मतलब अपने लिए तो सोचते हैं हम बहुत अच्छे कर जाएं, और दूसरे को होता है कि हम बहुत दबा करके रखेंगे। तो मेरे फादर ने एक बहुत बड़ी सही बात कही थी जो मैं आज के डेट में बहुत अच्छे से मानती हूँ कि अन्याय करने वाले से बड़ा होता है अन्याय बर्दाश्त करने वाला, मतलब गुनहगार होता है। तो कभी भी किसी का अन्याय मत बर्दाश्त करिए, सहजता रखिए, सरलता रखिए। सहजता सरलता का मतलब ये होता है कि हर चीज़ों में ना थोड़ा सा इजी गोइंग रहे। इजी गोइंग मतलब मैंने करने की कोशिश करी, होता है ठीक है। यहाँ पर मैं आलसी वाले एटीट्यूड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लापरवाही की बात नहीं कर रही हूँ। देखो, एक सुल्तान मूवी का डायलॉग था, बड़ा अच्छा सा डायलॉग था कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत बारीक लाइन होती है। तो जो यहाँ पर मेरी इस ग्रुप के हैं जिनका ज़िंदगी का अनुभव ज़्यादा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि सहजता और सरलता क्या होती है। तो सहजता खुद के साथ भी रही है। जैसे मान लो लेट हो ही गया है अब, तो फिर हाय तौबा मचाने से तो कुछ नहीं होगा ना, थोड़ा सा शांत रखो, धैर्य रखो। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग अपने एग्जामिनेशन टाइम में, अभी मेरे अगर कोई बैचमेट वगैरह जुड़े होंगे तो उनको पता याद आएगा कि हम लोग हॉस्टल टाइम में क्या करते थे। जब हमारा एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तो दिमाग में स्ट्रेस होता है ना एग्ज़ाम का,
तो 1 महीने पहले हम लोग अपनी जो भी मैडम वगैरह वहाँ काम करती थी उनको मना कर देते थे। खासकर एक बच्ची थी बहुत छोटी सी थी, अब तो वो भी मेरे से 2-4 साल छोटी थी, बट मेरा एक आदत रहा है शुरू से, मेरे से 5 साल भी कोई छोटा रहता था ना, मुझे बच्चा ही नज़र आता था, तो मैं उसको बेटा ही बोलती थी। तो मुझे अच्छी तरीके से आदत, बहुत बक करती थी, तो मैं उसको बोल देती थी बेटा महीने भर पहले एग्ज़ाम के अब आप बात नहीं करेंगे, आएंगे रूम में काम करके चले जाएंगे। क्यों? हमें पता होता था कि ये वक्त जो हमारा है 1 मंथ का वो बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा, और मान लो मूड ख़राब होता है तो आप किसी को कुछ भी बोल देंगे तो पक्का सी बात है उसका मूड ख़राब होगा। अब वो अगर कुछ बोल देगा पलट कर तो हो सकता है और चीज़ें ख़राब हो जाए। उस सारी सर्कमस्टांसेस से बचने का क्या तरीका होता था कि हम सामने वाले को पहले कह देते थे भाई देखो 1 महीने के लिए हमसे बात नहीं करिएगा, हमारा मूड ठीक नहीं है। तो दैट कैन बी अंडरस्टेबल, आप उसको समझ सकते हैं, उस कंडीशन को रह सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, कुछ लोग की एक आदत होती है कि अपनी किसी चीज़ को शेयर नहीं करते, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि उनको इतना सिक्रेटिव रहना होता है। और जब उनको बहुत सिक्रेटिव रहना, आपसे शेयर नहीं करना है, तो फिर आपसे पिन 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 बहुत करना होता है। तो ऐसे लोग के लिए सहजता और सरलता नहीं बनी है। ठीक है, तो सहज रहिए, सरल रहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी सरलता का कोई फ़ायदा उठा ले। बोलते हैं ना कि जैसे बहुत जो चालाक लोग होते हैं, मक्कार लोग होते हैं ना, उनको सरल लोग भी मक्कार नज़र आते हैं। तो हमारी सरलता अच्छी चीज़ होती है, बट हमारी सरलता का अगर कोई फ़ायदा उठाता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ लोग फ़ायदा उठा ले जाते हैं। तो कई बार ये चीज़ सर्कमस्टेंसेस बहुत कई बार होते हैं, तो मतलब रिपीटेडली होते हैं, तब आप समझ जाते हो कि नहीं यार ये सामने वाला तो मुझे यूज़ कर रहा है, या सामने वाला मुझे चीट कर रहा है, या कुछ भी, मतलब इस तरह की चीज़ें। हालांकि जब इन चीज़ों के एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं तो फिर आप सोचते हैं चलो मेरे कुछ कर्म कटे, बट कई बार ऐसा होता है कि कर्म कटने में भी आपकी एक लिमिट हो जाती है, क्योंकि कर्म कटने का तो मैंने बताया ना कितना बड़ा अलग टाइप का, पिछले जन्म का तो ये 10 टाइम्स देना है, पता नहीं कितने पिछले जन्म का आप लेकर के आए होते हो। तो अपनी तरफ से किसी के लिए गड्ढे नहीं खोदने होते हैं, अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि किसी की गलत बात को हमेशा फेवर करिए। जैसे कुछ लोग की फेक ईगो होती है, मैं कहती हूँ ईगो भी नहीं होती, मतलब उनका आत्मसम्मान नहीं होता है, वो बेबात का दिखावे वाला कंसेप्ट होता है। जैसे जो लोग बहुत सुपीरियर दिखते हैं उनके अधिकतर अंदर, आप लोगों ने फील किया होगा, उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप इंसान हैं, खुद भी इंसान रहिए और दूसरे को भी इंसान बने रहने दीजिए। बोलते हैं ना, ऐसा भी नहीं करिए सामने वाला आपको पलट कर जवाब दे, या सामने वाला आपके साथ कुछ गलत बोल जाए, तो अच्छा नहीं होता। अगर कोई हमारी इज्जत करता है ना, तो हमें हमेशा लाइफ में कोशिश करनी चाहिए कि हम उस इज्जत को, इस मान मर्यादा को बरकरार रख सकें, इसलिए भी अच्छा किया जाता है। बट बहुत सारे लोग होते हैं उनको ईजी जबान समझ नहीं आती, तो मुझे लगता है कि हमारा शास्त्र वहीं पर कहता है सठे साठ्यम समाचरित, कि दुष्ट के साथ दुष्टता करनी पड़ती है, वरना क्या होता है बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं लाइफ में। तो चलो, एक ज़िंदगी का सबक ये भी मैंने दिया। बहुत सारे लोग हो सकता है इन चीज़ों से कोरिलेट करें। बहुत सारे लोग सोचेंगे मैम कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें नहीं कर रहे हैं। सहजता और सरलता की बात मैं जब करती हूँ तो बहुत सारे लोग उसको कायरता समझते हैं। सहजता और सरलता कायरता नहीं होती, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। कायरता एक अलग चीज़ होती है। जैसे बोलते हैं कि चाणक्य ने बोला है ना, अगर कोई बहुत बड़ा वीर है तो उसको हम मान सकते हैं, माफ़ कर सकता है। कोई इंसान बहुत ही मतलब डरपोक टाइप का, कुछ भी उसके अंदर दम नहीं, वो आपको नहीं बोल सकता माफ़ करने का। या हमारे यहाँ सबसे बड़ा गुण धरती का गुण है क्षमा करना, है ना। तो इस बात को ख्याल रखिए। और मैं बात कर रही थी डायबिटीज़ के, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत बड़ा चीज़ मतलब मिलता है स्टर्बन एटीट्यूड, और नॉर्मली और सारी चीज़ें हम लोग को रिलेट करते हैं, हम इस चीज़ पर काम नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर हर जगह या हर बीमारी का एक सबसे बड़ा इलाज होता है परमात्मा का नाम। या मेरे जो भी पेशेंट्स आते हैं मैं उनको हमेशा प्रेयर करने के लिए बोलती हूँ। पूजा पाठ की जो भी रिचुअल्स उनके यहाँ फॉलो होते हैं। जैसे अगर मेरे मुस्लिम पेशेंट भी आते हैं जिनका मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं उनको सीधे बोलती हूँ भाई प्रार्थना करना सीखिए। नमाज अदा करते हैं तो उसमें एक अलग से थोड़ी सी दुआ अलग से करिए। और हिंदू धर्म का जो मुझे पता है वो तो मैं बताती ही लोगों को, ठीक है। तो एक तो प्रार्थना करना सीखिए, विश्वास रखिए, तो उससे आप बहुत जल्दी ठीक होते हैं। एक चीज़ ये बात करें। दूसरी बात है, अब तो चलो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। आज मैं बहुत बार आई गई ना, तो पता नहीं क्या दिमाग में थोड़ा सा लग रहा है। एस्ट्रोलॉजी में होता है जैसे जिन लोग का सूर्य नीच का होता है। सूर्य नीच का मतलब होता है कि जो आपकी आत्मा होती है वो आत्मा, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। सूर्य जो होता है हमारे पिता का कारक होता है। सूर्य जो होता है गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है। और सूर्य आपकी इम्यूनिटी का कारक होता है। तो जिन लोग का सूर्य नीच का होगा, देखो इम्यूनिटी का कारक होता है, तो सूर्य नीच का जिनका होता है तो उनको हेल्थ वाइज इश्यूज आते हैं, इम्यूनिटी वाइज इशू आते हैं, बोन वाइज उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे सियाटिका वटिका के जो पेशेंट्स होते हैं
उनका अगर आप देखोगे कुंडली में तो सूर्य अधिकतर नीच का मिलता है। हालांकि आप देख सकते हो इसमें नौमांस कुंडली भी देखनी पड़ेगी, लग्न कुंडली भी देखनी पड़ेगी, दोनों देख करके तभी डिसीजन लीजिएगा। मेरे सिर्फ एक चीज़ का बस याद मत रख लीजिएगा कि सूर्य नीच का, क्योंकि अब सूर्य नीच का मान लो हो रहा होगा, कहीं से भंग भी हो रहा होगा तो फिर अलग सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे। क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में भी है ना, बड़े टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई वाला सिस्टम यहाँ पर भी चलता है। पुरुषम पुरुषम भिक्षम जो हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है वैसे एस्ट्रोलॉजी में चलता है। तो सूर्य आपको मैंने बताया ना कि पिता का कारक होता है, आपकी आत्मा का कारक होता है, और आपकी इम्यूनिटी का कारक होता है, आपकी हड्डियों का कारक होता है। आइस का भी चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चचुर्योतम सूर्य हो जाता है, तो आपकी आंखें जो देखती हैं जिस वजह से, भाई प्रकाश की वजह से तो हम देख पाते हैं, तो वहाँ पर भी सूर्य कारक होता है। तो जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है, सूर्य उच्च का होता है, तो उनके केस में क्या होता है कि उनको बहुत बढ़िया सा, मतलब जो कह सकते हो कि गवर्नमेंट से ज़्यादा पंगे नहीं होते हैं, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, फादर का भी सपोर्ट मिलता है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में और डीप में जाएंगे तो वहाँ ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए सूर्य उच्च का भी है और अगर अपने नक्षत्र में उच्च का है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि लिविंग या नॉन लिविंग में एक चीज़ों का प्रॉब्लम होगा। मान लो लिविंग वाली सारी चीज़ें अच्छी चल रही है कि आपके पिता बहुत प्यार करते हैं, आपकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो नॉन लिविंग मान लो गवर्नमेंट के वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। या नॉन लिविंग वाला खराब हो गया, लिविंग वाला अच्छा हो गया, लिविंग वाला अच्छा हो गया, नॉन लिविंग वाला खराब हो गया, इस तरह के कंसेप्ट बसते हैं। और जिनका सूर्य नीच का होता है तो उनको ये सब सारी प्रॉब्लम उनको भी आएगी। और साथ में सूर्य नीच का जो होता है वो पिता का गुलाम होता है। पिता का गुलाम होने मतलब पिता की ही बात उसको समझ में आती है। पिता ने सही कहा तो अच्छी बात है, अगर उसके पिता ने उसको गलत बात बोली तो उसे नहीं समझ में आएगा कि वेदर इट इज़ राइट एंड व्हाट इज वेदर इट इज़ रॉन्ग। मीन्स उसकी आत्मा डिसाइड नहीं कर पाएगी वाकई क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे हर जीव अलग अलग होता है, उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोग को कॉन्फ्लिक्ट का पढ़ाया था ना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका ब्रेन या माइंड अलग अलग जब सोचता है कि ये चीज़ अलग पार्ट सोच रहा है, यहाँ से आप अलग सोच रहे हो, तो बॉडी में दो सेल्स बनती है, दोनों एक दूसरे के अगर एक जैसी सोच है तब तो एक जैसी बनेंगी, दूसरे से कोई पंगा नहीं। लेकिन अगर अलग डिफरेंट सोच है तो दोनों ही दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं, और जब दोनों ही दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू करती तो वो बीमारियों का सबसे बड़ा जड़ होता है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज जो होती हैं, जिसको मॉडर्न वाले बोलते हैं इट इज़ इनक्योरेबल। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। और स्पिरिचुअलिटी में जब हम लोग पढ़ते थे तो चीज़ नहीं समझ में आती थी। मेरी जो रियलिटी बता रही हूँ, इस बुक को मैं कॉन्फ्लिक्ट का बहुत पहले खरीद कर लाई, फिर मैं सोचती थी कॉन्फ्लिक्ट का क्या है, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से जब समझोगे तो मैंने उसको आपको समझाया है। तो जिनका सूर्य मतलब नीच का होता है ना, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके फादर ने सही कहा तो अच्छी बात है, उनके फादर ने अगर गलत परसेप्ट किसी चीज़ का कहा तो उन्हें समझ में नहीं आया, उन्हें लगेगा यस वो हमेशा सही है। जैसे होता है ना चमचे, तो कुछ लोग होते हैं ना चमचों की आदत होती है राजा जी का, हाँ जी, जैसे वो वाली स्टोरी याद है कि बीरबल से एक बार अकबर बादशाह ने कहा कि भाई बैगन तो बहुत ख़राब होता, बाती होता है, ये होता है। तो बीरबल ने कहा जी हुजूर। फिर दोबारा उन्होंने कहीं से उनको लगा बैगन के फ़ायदे होते हैं, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में दोनों है, बैगन कब अच्छा है कब बुरा है। तो अगली बार बीरबल ने फिर कहा जी हुजूर। तो अकबर बादशाह ने कहा कि भाई जब मैंने कहा बोला था खराब तो तुमने कहा कि जी हुजूर, अभी जब मैं अच्छा बोल रहा तो भी तुम कह रहे जी हुजूर, हाउ इज इट पॉसिबल। तो अकबर बीरबल जी हाजिर बात तो थे ही, तो बोले जहाँ पना मैं आपका नौकर हूँ, बैगन का नौकर थोड़ी हूँ, मतलब मुझे यस हर बात में आपको करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, या जिसको अपने हिंदी में कहते हैं ना बिन पेदी के लोटे, उनको समझ में नहीं आती है कोई चीज़। तो सूर्य नीच का होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। उसी तरीके से चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, चंद्रमा आपके मदर का कारक होता है, चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक होता है, लिक्विड कैश का कारक होता है, पानी का कारक होता है, दूध का कारक होता है। ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा को अच्छा करने में याद है मैंने कई बार बोला है कि मदर एंड मदरली फिगर का रिस्पेक्ट करना है, पानी का एक्सेस मतलब वो नहीं करना है, पानी को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, पानी की टंकी साफ़ रहनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। दूध की बहाना नहीं चाहिए, या दूध का पनीर नहीं फाड़ना चाहिए, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। इसमें बीच में प्लीज़ लोग लॉजिक मत लगाना, जो लोग बहुत बुद्धि लगाते हैं ना बहुत दुखी रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं भक्ति योग वालों को बहुत जल्दी मतलब मोक्ष मिल जाता है, या पर इस दुनिया से तरी हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान युग में पढ़ते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। लॉजिक कुछ लोग क्या होते हैं ना, हर बात में बस लॉजिक घुसाएंगे, घुसे ना घुसे लेकिन घुसाना उनको है। तो प्लीज़ लॉजिक मत घुसाइएगा, जो कि हमारे आयुर्वेद का भी कंसेप्ट है। और आयुर्वेद का क्या शास्त्रों का कंसेप्ट है, श्रद्धा लभते ज्ञानम। तो जहाँ पर श्रद्धा होती है ना वहाँ पर ज्ञान आता है, वहाँ पर भक्ति आती है, वहाँ पर सारी चीज़ें। तो आयुर्वेद को जैसे मैं श्रद्धा के साथ ही ग्रहण करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को भी श्रद्धा के साथ ही ग्रहण करती हूँ। जो मुझे लॉजिक समझ में आता है, कई बार मैं उस लॉजिक को आपको बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बेवजह लॉजिक नहीं घुसाती हूँ। तो उसी तरीके से जिनका चंद्रमा नीच का होता है, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनका खुद का चंद्रमा नीच का है, ठीक है।
तो इससे ये मत समझ लीजिएगा। अब उनकी लग्न कुंडली से कि नवांश कुंडली से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये मैं बताती हूँ। तो चंद्रमा, एक बार बहुत पहले भी मैंने बताया कि चंद्रमा मंगल की राशि में नीच का होता है और मंगल जी चंद्रमा की राशि में नीच के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जी की 4 नंबर की राशि है, 8 नंबर मंगल का होता है, उसमें नीच के होते हैं। और हमारे जो मंगल जी हैं वो उनकी राशि 1 और 8 होती है और 4 नंबर में चंद्रमा की राशि में जाकर नीच होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैसे गलत तो असर नहीं देते हैं, बट मैंने बेसिकली ये देखा है जिनका भी चंद्रमा नीच का होता है ना, वो सारे लोग जब गुस्सा होंगे ना तो बिल्कुल कहते हैं ना बिफर जाएंगे, फिर उनको किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहेगा एकदम, जिसको कहते हैं ना कि पता नहीं पागल जैसा बंदा बिहेव कर रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है उस तरीके से। और खुश होगा तो ऐसे गुप्पा हो जाएगा, जो अपने लोग क्या कहावत है, कुछ लोग की आदत होती है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा बुझ जाएंगे। मतलब बहुत पल में तोला पल में माशा वाला जो कंसेप्ट होता है कि पल भर में बहुत खुश हो गए और पल भर में बहुत ही दुखी हो गए। तो ये चंद्रमा नीच वालों का लक्षण खासकर मिलता है। वैसे भी जब चंद्रमा पीड़ित होगा, नीच का होगा, तो आप स्टेबल तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ होता है। और फिर अगर मैं बुध की बात करूँ तो बुध आपकी वाणी का कारक होता है। बुध जो होता है कन्या का कारक होता है, तो इसलिए कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। बुध आपका बिजनेस का कारक होता है, तो अगर बुध अच्छा होता है तो आपकी वाणी अच्छी होती है, और अगर बुध खराब होता है तो आपकी वाणी भी खराब होती है, और साथ में आप कन्याओं का सम्मान नहीं करते हैं। और बुध को अच्छा करने का तरीका यही होता है कि छोटी जो कन्याएं होते हैं उनका सम्मान करिए, जो आपकी बहन बुआ बेटी होती हैं उनका सम्मान करिए, और जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना उनको पेंसिल कॉपी इस तरह की चीज़ें गिफ्ट में दीजिए, तो उससे भी आपका बुध बहुत अच्छा होता है। बुध के खराब होने से एक चीज़ और होती है, आपको टीथ वाली प्रॉब्लम आती है। तो जिन लोगों को भी दांतों में तकलीफ कमी में इससे होना शुरू हो रही है तो समझ लो उनका बुध खराब है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, फिटकरी जो होती है उससे अपने दांतों को मांजना चाहिए, तो उससे भी बुध आपका अच्छा होता है। बुध का मतलब होता है प्लांट्स लगाइए, ग्रीनरी को भी डिनोट करता है, मूंग की दाल को भी है। लेकिन मैं उपाय जो है उस तरीके नहीं बताती हूँ कि ये दान दे दो वो बहा दो, क्योंकि रियल क्या होता है प्लैनेट्स के साथ में भी वो हमारे मेंटल सिस्टम से चेंज होते हैं। तो बेस्ट तरीका होता है कि अपने मेंटल लेवल पर, अपने एटीट्यूड लेवल पर, अपने बिहेवियर के लेवल पर चेंजेस लाइए, तो वहाँ से आपका बुध अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु जो होता है ओवरऑल ब्लेसिंग्स का कारक होता है। मतलब हमारी ज़िंदगी में जितना सब कुछ हो सकता है उसका कारक, ओवरऑल ब्लेसिंग्स का कारक गुरु को बोला जाता है, देवगुरु बृहस्पति को। गुरु का इटसेल्फ कारक होता है, जितने बड़े जो होते हैं उनका भी कारक होता है, और मेनली तो टीचर्स का है ये, तो इसलिए हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। अगर हमें अपने गुरु की कोई बात गलत लगती है तो उसका हमें अपोज नहीं करना चाहिए, बड़े आराम से मतलब वो आप उनको जवाब दे सकते हो। किसी भी बात को नकारने का भी एक तरीका होता है, बट कुछ लोग क्या होता है ना बहुत बुरी तरीके से नकारते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग स्टूडेंट हो जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, अपने टीचर से कभी बदतमीजी से बात मत करिए, और अपने टीचर्स का पीठ पीछे मजाक मत उड़ाइए। मान लीजिए उन्होंने कभी कोई चीज़ गलत बताई है, कुछ लोग को रहता नहीं मुझे ज़्यादा आता है मेरे टीचर को कम आता है, आप बेटा रट्टा मार कर आए होगे, वो चीज़ आता होगा। अनुभव ज़िंदगी का बहुत बड़ा चीज़ है जो बड़ों को अधिकतर आता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो वृद्ध की बात होती है ना, तो वृद्ध मतलब बड़ा एक चीज़ में नहीं होता है। वयोवृद्ध मतलब उम्र में आपसे कोई बड़ा हो, विद्या वृद्ध कोई विद्या में बड़ा हो, कोई पैसे में बड़ा हो, कि कोई ज्ञान में बड़ा हो। आपसे कोई इंसान 1000 चीज़ों में बड़ा हो सकता है और कोई इंसान 1000 चीज़ों में आपसे छोटा हो सकता है। क्यों? परमात्मा ने हर इंसान को अलग अलग सा तो बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को मान ही नहीं पाते। हम लोग हर इंसान को ना अपने सांचे में डालना चाहते हैं, और जिस दिन हम मान लें कि हम भी ब्यूटी वो भी ब्यूटी है, वो है ना फूल है अलग किंतु बगिया फिर एक है। तो ये जो कंसेप्ट है उस सिस्टम को अगर हम लोग अंदर से बाय हार्ट समझें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है कि हम हर किसी को प्यार करें। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे ना, वो डंक मारेंगे, बिच्छू की तरह डंक मारेंगे या सांप की तरह डंक मारेंगे और कहेंगे आप मुझे प्यार करो। वहाँ के लिए नहीं है। शास्त्र में बोला गया है ना, एक बहुत बड़ी सी अच्छी सी चीज़ है, शायद आप लोग भी इत्तेफाक रखेंगे कि शिशुपाल बुआ का ही बेटा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा था कि 100 गालियों तो बर्दाश्त करूंगा। 100 गाली के बाद क्या किया उन्होंने? सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का सर काट दिया। ठीक है, तो परमात्मा ने भी बोला है एक सर्टेन लेवल तक ही किसी को बर्दाश्त करना है, इसके ऊपर नहीं बर्दाश्त करना है। कहते नहीं अपने यहाँ भी सिस्टम आज की डेट में है ना, गवर्नमेंट के लॉ में भी है, अगर आप अपनी सेल्फ डिफेंस में किसी और को मार देते हो तो फिर वो गुनाह नहीं माना जाता है। क्योंकि भाई जब हमारे ही मरने की बारी आ गई तो हम हैं तो खुदा भी है। गज़ल की एक बड़ी अच्छी लाइन है, रियलिटी है। जब हमारा ही अस्तित्व तो नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। वो मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि कायर नहीं बनना है, लेकिन बेबात का किसी को बर्दाश्त नहीं करना है और न ही किसी को दबाना है। न खुद दबिए न किसी को दबाइए। तो सिस्टम का ही मतलब समझिए। सारे प्लेनेटरी कॉम्बो भी आपके यही कहते हैं
अब जैसे मंगल की यहाँ से मैं क्यों बात करूँगी, जिन लोगों का मंगल खराब होता है उन लोग की आदत होती है, उनकी ज़बान बहुत ख़राब होती है। वो जब बात करेंगे ना तो गाली गलौज उनके मुंह से निकलेगा, मारपीट करेंगे बेबात का। मंगल अच्छा होगा तो उनकी ज़बान नहीं खराब होगी, पहली बात तो समझ लीजिए वो मीठी बाड़ी बोलते हैं। दूसरी बात, मंगल अच्छा होता है, प्रोटेक्टर होता है, जैसे सेना के जवान होते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन एक टेररिस्ट भी हुआ तो वो मंगल खराब का होता है, ये चीज़ समझिए। तो मंगल का मतलब होता है आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन खास करके। तो अगर आप अपना मंगल अच्छा रखना चाहते हैं तो अपने भाइयों के लिए करिए, जैसे मैंने हमेशा कहा, वो करता है नहीं करता, आपकी क्या ड्यूटी है वो करिए, ठीक है। अपनी अपनी ड्यूटी से मतलब रखिए, लेकिन इसका मतलब नहीं एक्सेस किसी को बर्दाश्त करना। हमारा किसी के लिए जो फर्ज बनता है, हम जिस लेवल पर हैं, जिस लायक हैं, वो सामने वाले के लिए कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आपकी पीठ को पायदान समझ लेते हैं, वो चीज़ भी नहीं करना। एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं सिखाती है, एक बात ये भी याद रखना है। एस्ट्रोलॉजी की जब मैं बात करती हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी हर चीज़ हमेशा अच्छा सिखाती है। अब शिवानी जी की बात सुनेंगे ना, कितना प्यार से, कितना धीमे, कितनी अच्छी आवाज़ में बात करती हैं। लेकिन शिवानी जी इतना तक कहती है, अगर गाली देना अच्छा लगता है तो गाली दो, यहाँ तक वो बोलती है, मतलब सुकून से रहो, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जवाब नहीं दे पाते तो हमारा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मथता रहता है, पहली बात होता है। दूसरी बात होता है ना, कुछ लोग को जवाब देना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब तक उनको जवाब नहीं दिया जाता है उनको बात ही नहीं समझ में आती है। वो कहते नहीं, लातों भूत बातों से नहीं मानते हो, अपने सिस्टम में एक बात है, कहावत है। और रियलिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे देखो पाकिस्तान हमेशा पंगे करता रहता है, तो फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ बवाल करने के लिए उसको सबक सिखाना पड़ता है, तो देश वो करता है ना। या जैसे अंग्रेज़ों के साथ किया ही गया, नहीं तो अंग्रेज़ लोग आए थे, सर पर राज कर रहे थे, सिस्टम इस तरह का बना रखा था उन्होंने। तो मंगल की बात किया था मैंने, तो मंगल क्या होता है कि आपकी साहस या पराक्रम का होता है, क्योंकि हमारे मंगल जी जो सेनापति हैं, और सूर्य भगवान क्या है, हमारे किंग हैं। जो प्लानिटरी कॉम्बो है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें सूर्य भगवान किंग होते हैं और चंद्रमा जी क्वीन को बोला जाता है। हालांकि किंग और क्वीन में ही काउंट होते हैं दोनों लोग। सूर्य किंग है, आत्मा कारक है, और आपका चंद्रमा मन का कारक है। मंगल जो है आपके पराक्रम या साहस का कारक है। तो अपना पराक्रम अच्छा रखना चाहते हैं, पुराने ज़माने बोलते थे ना, जितने भाई हैं उतने बाजू हैं, बाजू फड़कते हैं, तो अपने बाजुओं पर दम रखिए। या मंगल से मैंने आप लोग को एक बात और बताई थी एक बार, कि जिन लोग को भी मंगल बहुत परेशान कर रहा है, खासकर वो 10th हाउस में है मंगल, और वर्क प्लेस पर बहुत मतलब उनको तकलीफ होती है, किसी से चिक चिक मिक चिक मची रहती है, क्योंकि मंगल जहाँ होता है ना उस भाव से लड़ता है या उस भाव के लिए लड़ता है। तो 10th हाउस में होगा तो आप अपने करियर के लिए खुद परेशान रहोगे, तो खुद से या तो मतलब उलझे रहोगे अपने काम से, या जो लोग होंगे आपके सबॉर्डिनेट उनसे आप उलझे रहोगे, वर्क प्लेस पर ही पंगे होने हैं। तो मैंने बताया था आप लोग को कि जमीन पर सोइए तो आपका मंगल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मंगल को क्या बोलते हैं, धरती पर बोलते हैं। उसी तरह बात करती हूँ शुक्र के बारे में। तो शुक्र उच्च का होता है तो हर तरह का ऐश्वर्य, हर तरह की लग्जरी लाइफ में सब कुछ मिलता है। शुक्र का मतलब होता है अल्टीमेट हीलिंग भी होती है, तो उन लोग की हीलिंग पावर बड़ी अच्छी होती है। और किसी के 3rd हाउस से कनेक्टेड हो जाए और शुक्र उच्च का हो तो उसके हाथों में ब्लेसिंग होती है ना, कहते हैं इसके हाथ में शफा है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर शुक्र उच्च का होगा तो आपको अपनी पत्नी का या स्पाउस का बहुत अच्छा सुख मिलता है, लेकिन शुक्र नीच का होता है तो आपको स्पाउस का सुख नहीं मिलता है। और मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ और देखी है, जिन लोग का शुक्र उच्च का होता है तो उनके अंदर जलन या ईर्ष्या की भावना बहुत कम होती है। बट जितने लोग का शुक्र नीच का मैंने आज तक देखा है, उन सबके अंदर जलन की भावना बहुत होती है। और सबसे बड़ी बात होती है, उन्हें पता नहीं होती है, बात बात पर ये कहते हैं कि हमारे अंदर जलन नहीं है, बट रियलिटी यही है। जिन लोग का शुक्र नीच का होता है, मैंने अभी तक जितने लोग को देखा पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे लोग की कुंडली आपको याद रहती है, या बहुत सारे लोग की आदतों को हम देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये बंदा ऐसा होना चाहिए। तो हकीकत ये है, जो इतने लोग शुक्र नीच के होते हैं उनके अंदर अधिकतर बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उनको बहुत सारे सुख नहीं मिल पाते, तो अंदर अंदर उड़ते रहते हैं और उसको एक्सप्रेस दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो शुक्र की बात मैंने करी। फिर उसी तरीके से हमारे शनि भगवान जी हैं, तो शनि भगवान न्याय के देवता हैं, दंड के देवता हैं। तो शनि उच्च का रहेगा तो आप अपने लेबर को टाइम से सैलरी देंगे, आप उनका ख्याल रखेंगे, उनसे फालतू का वो नहीं करेंगे कि 2 रुपए का काम कराएंगे उनको कम पैसे देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर शनि खराब रहेगा तो आप अपने सर्वेंट्स का रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे, आपके घर में आपके सर्वेंट टिकेंगे नहीं, उनसे चिक चिक मिक चिक मचाते रहेंगे। तो क्योंकि ऐसे मैं कुछ लोग को जानती हूँ तो उनकी कुंडली से मुझे पता चल जाता है, या कुंडली जानी है वैसे। तो शनि भगवान की अलग अलग अपनी होती है प्लेसिंग की, जहाँ रहते हैं उस भाव को तो सिक्योर करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ लॉस करते हैं। जस्ट हमारे उल्टा है बृहस्पति जी का, कि बृहस्पति जी जहाँ बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं, जीवा जो है हानि करता है, और जहाँ देखते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं।
तो बेस्ट तरीका होता है कि अपनी सारी चीज़ों को आपको सम्मान करना होता है। उसी तरह राहु केतु का बात करें तो राहु जो होता है आपकी सोच होता है और केतु आपकी नीयत होती है। तो आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी मैंने एक वीडियो बना करके आपका यूट्यूब पर डाला हुआ है कि राहु को अच्छा करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। आप अपना जो टॉयलेट सीट है उसको अच्छे से साफ़ कर सकते हो। आपके सैनिटरी वर्कर्स जो होते हैं, आपके सफाई कर्मचारी, उनका सम्मान करिए। अपनी सोच को बहुत अच्छा रखिए और सोच को बहुत विस्तृत रखिए। जैसे नैरो माइंडेड आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 बच्चे की कुंडली में सेम राहु की प्लेसिंग है, लेकिन एक बच्चा अपना खिलौना अगर लोगों से शेयर कर रहा है और बच्चों से, तो आप समझो उसका राहु अच्छा है। और वहीं दूसरा बच्चा अपने खिलौने को लेकर बहुत पजेसिव है, तब आप समझ जाइए आपका राहु अच्छा नहीं है, मतलब उस बच्चे का। तो अपनी सोच को जितना बड़ा रखेंगे, जितनी विस्तृत सोच रखेंगे, उस हिसाब से आपका राहु रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो राहु को अच्छा करने के उपाय हैं। राहु को अच्छा करने के उपाय में एक और बढ़िया सा उपाय है कि आप गंगा जी में नहाइए, क्योंकि पति पावनी गंगा जी हमारी बोली जाती हैं। और ख़ास करके जिनका राहु 4th हाउस में होता है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। अब 4th हाउस में लग्न चार्ट में हो तब तो लाइफ लॉन्ग करना है। किसी के मान लो गोचर में इस तरीके से चल रहा है, दशा अंतरदशा में आ रहा है, 4th हाउस में आ रहा है, तब उस टाइम इस तरह के सारे कार्यक्रम जरूर करना चाहिए। और फिर उससे और जब ये चीज़ें करते हो तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। सिर्फ एक रिचुअल्स की तरह क्या कहते हैं या मतलब मशीन की तरह फॉलो करोगे तो उससे कभी रिजल्ट नहीं आते हैं। जब उसको दिल से समझेंगे तब रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, उसी तरह केतु मतलब होती है हमारी नीयत। तो केतु मतलब हमारी नीयत होती है। तो अपनी नीयत को अच्छा रखिए, नीयत में कभी वो नहीं रखिए, रूटेड रहिए, ज़मीन से जड़ों से जुड़े रहिए। राहु का मतलब माया होता है, दिखावा होता है। केतु का मतलब होता है बिल्कुल जितना सिंपल शोअर आप रह सकते हो, रूटेड से रह सकते हो, वो रहने की कोशिश करिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। ठीक है, और जिस प्लैनेट के साथ केतु होता है उस सारे एट्रीब्यूट के साथ आपको बहुत रूटेड रहना होता है। और केतु का मतलब कुत्ता भी होता है, तो कुत्तों को बेवजह मारी पीटी नहीं। मैंने देखा कुछ लोग की आदत होती है, गाड़ी चलाते हैं तो कुत्तों को लगा देते हैं या उनको मारते पीटते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम नहीं करना है। और केतु जो होता है हमारा मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। सोच लो, केतु गणेश भगवान को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा मूलाधार चक्र पर ही तो हमारी सारी नाड़ियाँ आगे चल रही हैं। जो पूरा सहस्रार तक चक्र जा रहा है तो मूलाधार चक्र से ही तो स्टार्ट हो रहा है। तो केतु रूट है, केतु जड़ है, तो अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। जैसे मान लीजिए किसी का केतु शुक्र के साथ अटैच्ड है और शी इज़ अ फीमेल, तो फीमेल के केस में फिर अपने बालों की कटिंग नहीं करानी होती, फिर ट्रिमिंग करा कर छोटे बाल रखने नहीं हैं, अगर आपका केतु आपके शुक्र से कनेक्टेड है। उसी तरह मेल है तो बाल कटवाइए, लेकिन बेवजह की दुनिया भर के फैशन और सन मत करिए, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि केतु का मतलब ही आप बिल्कुल जितना सिंपल सहज सरल रहेंगे, आपका केतु उतना अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना कि राहु भी जो होता है पॉलिटिक्स का कारक होता है, केतु की वजह से भी आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी पोजीशन गेन करते हैं। बट राहु की वजह से अगर आपने पोजीशन अचीव किया है तो वो पोजीशन कल को डाउन आ सकती है। बट केतु की वजह से किसी ने पोजीशन अचीव किया तो वो डाउन कभी नहीं आता है। क्यों? केतु आपको जब कोई चीज़ देगा तो पहले उसके लायक बनाएगा। मतलब आपकी जो ग्रोथ होगी ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है, और जब स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हो ना, तो जब गिरने भी लगते हो ना, तो आपको नीचे की सारी सीढ़ियाँ पता होती हैं, तो आप नहीं गिर सकते, आपको पता है। लेकिन क्या आप ऐसे चढ़ गए फट से जल्दी से ऊपर आप गए, तो जब गिरोगे भी तो धड़ाम से गिरोगे ना। इसलिए राहु की महादशा में जैसे कोई बहुत ऊपर जाता है तो कई बार आप देखोगे उसके ऊपर कुछ फ्लॉ वगैरह आते हैं, तुरंत डाउन भी हो जाता है। अब मुझे नहीं याद है, शायद अडानी की कुंडली में भी ऐसा कुछ योग था। तो फिर एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि देखना उसको उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और रियलिटी में उनका मुश्किल से 10-15 दिन बाद सारी चीज़ें रिवाइव हो गई। तो उसके पीछे की वजह थी, क्योंकि अगर मैं बहुत रूटेड हूँ, अगर मैं धीरे धीरे स्लो ग्रोथ कर रही हूँ, तो मुझे अपनी, जैसे मैं ऊपर गई हूँ, जब नीचे आने लगूँगी तो मुझे अपनी एक एक सीढ़ी का पता होगा। पहली बात तो ये है, सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि, और दूसरी बात एक और अच्छी चीज़ केतु के साथ होती है कि केतु जो आपको देता है, बोलते हैं ना, उसको पीढ़ियाँ भुगतती हैं। मतलब पीढ़ियों तक वो चीज़ सस्टेन रहेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं पुश्तैनी रईस होते हैं, तो उनकी, और आप उनका देखेंगे ना पीछे से बैक हिस्ट्री में, उनके घर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, कहने बात नहीं। और जितने लोग रहेंगे सारे करेंगे, क्योंकि हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है ना पुनर्जन्म वाला। तो हम किस घर में पैदा होते हैं, भाई मैं कहाँ पैदा हूँ, मैं टाटा घर में कि अंबानी के घर में, कि मैं किसी छोटे से घर में कहाँ पैदा हुई, वहाँ से बहुत मायने रखते हैं। तो केतु वो चीज़ है। तो आप अपनी नीयत अच्छी रखिए, नीयत अच्छी रख करके जो काम करेंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि आप क्लाइंट्स को कुछ भी बताओ, मतलब बहुत चाहे सस्ता सा इलाज बताओ, सस्ता सा उपाय बताओ, आप उसके जितने चाहे पैसे ले सकते हो, बट आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और जब नीयत अच्छी होती है ना, तो आपका वो सस्ती सी चीज़ भी, सस्ता सा उपाय भी बहुत काम करता है। और नीयत अच्छी नहीं होती तो चीज़ें काम नहीं करती हैं।
ठीक है। तो आपकी नीयत बहुत सही होनी चाहिए। जैसे आपका पेशेंट ही आ रहा है तो आप उस पेशेंट के लिए क्या कर सकना चाहिए या इसके लिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, वो सारा आप तभी सोच पाओगे जब आपकी नीयत बहुत अच्छी होगी। और ये सोच लिया कि नहीं यार तो पेशेंट आ गया, अब ले लिया इसको, पैसे गया, या दोबारा आए ना आए, ठीक हो ना हो, अलग सी चीज़ें, ऐसे हर फिल्म में मायने रखती है। क्योंकि आजकल बोलते हैं ना कलयुग क्या है, राहु का वक्त है। बहुत सारे लोग को देखोगे दूसरों को उल्लू बनाने में लगे रहते हैं, बट वो अंदर से, यस, डॉक्टर पीसी आचार्य जी ने कहा कि तो पॉजिटिव करने के लिए कुत्ता पालना चाहिए। यस, कुत्ता पालना चाहिए। वो चितकबरा कुत्ता पालिए तो बहुत अच्छा होता है। और केतु जो होता है एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चलो मैं वहीं से याद आ गया तो बता देती हूँ। केतु नाना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो केतु जो नाना को रिप्रेजेंट करता है तो अपने नाना का बहुत सम्मान करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने, मैं ऐसे लोग को भी देखती जानती जो लोग अपने नाना का सम्मान नहीं करते, तो नाना लोग का बहुत सम्मान करना चाहिए। उसी तरह राहु जो होता है वो आपके दादा का सम्मान करता है। तो किसी भी बच्चे की कुंडली में उसके जुपिटर का कनेक्शन अगर राहु से है, जुपिटर मतलब इटसेल्फ यू आर जीवा। डॉक्टर साहब आपने एक बात याद दिलाई दी, चलिए मैं उसी से आपको एक बात और बता देती हूँ। अगर किसी की कुंडली में जुपिटर राहु कनेक्टेड है, मीन्स जीवा, जुपिटर मतलब जीवा भी होता है, मतलब इटसेल्फ आप खुद भी हो, और राहु मतलब दादा। तो ऐसे बच्चे को दादा के साथ रहना चाहिए। मतलब अगर आपके बच्चे की कुंडली में इस तरह का योग है तो अपने बच्चे को उसके दादा से दूर मत ले जाइए, बाद में आपके बच्चे के लिए काफ़ी कुछ परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। अपने उस बच्चे को दादा का साया मिलना ही चाहिए, दादा के साथ रहना चाहिए। अगर इसी तरीके से किसी का जुपिटर कनेक्टेड हो गया केतु से, तो जुपिटर मतलब जीवा इटसेल्फ और केतु मतलब नाना, तो ऐसे बच्चे को अपने नाना के कांटेक्ट में रहना चाहिए। अब ननिहाल में तो हमारे लोग के यहाँ कल्चर नहीं होता, बट टाइम टाइम पर उसको ननिहाल जाना चाहिए। बचपन में है, मैं क्यों बता रही हूँ, जो लोग भी उस एज ग्रुप के जुड़े होंगे जिनके बच्चे की कुंडली में ये योग होगा, चाहे जुपिटर के साथ राहु हो चाहे जुपिटर के साथ केतु हो, दोनों ही दादा नाना आप समझ लेना, चाहे 159 के कॉम्बो में हो, मतलब जुपिटर से 5वें घर में राहु हो, जुपिटर से 9वें घर में राहु हो। उसी तरह जुपिटर से 5वें घर में राहु हो, जुपिटर से 9वें घर में राहु हो, जुपिटर से 5वें घर में केतु हो, जुपिटर से 9वें घर में 159 में जुपिटर के साथ इटसेल्फ अटैच हो, ठीक है। 159 का जो भृगुनंदी नाड़ी कहती है उस तरीके से सिस्टम हो, इटसेल्फ उसके साथ बैठा हो या दृष्टि उष्टि का संबंध बन रहा हो, तो वहाँ पर आपके बच्चे की कुंडली में अगर जुपिटर राहु का कनेक्शन है तो उसको अपने नाना का साथ जरूर मिलना चाहिए उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अब इसी बात से एक बात और याद देखो, याद आ गई, बात की कड़ी बनती है, सो मैं आपको बता दे रही हूँ। उसी तरीके से अगर किसी की कुंडली में देखो एक ही कॉम्बो होगा, कभी जुपिटर के साथ राहु का तो केतु नहीं होगा, क्यों? राहु केतु के साथ एक रूल है, हमेशा एक दूसरे से 7वें नंबर पर रहते हैं। उसी तरीके से किसी की कुंडली में अगर जुपिटर के साथ राहु कनेक्टेड है तो एज ए जीवा आपको मिस्टीरियस होना चाहिए, इतना जान लो। आपको अपने सारे पत्ते दुनिया के सामने खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग सिक्रेटिव होते हैं, अगर कोई जुपिटर राहु होता है तो मैं उसको बोलती हूँ, और अगर वो सिक्रेटिव है तो उसकी लाइफ में सक्सेस होगी, ये बात जान लो। और अगर कोई जुपिटर केतु है तो उसको सिक्रेटिव नहीं होना चाहिए, बट रियल लाइफ में ऐसा देखा जाता है अधिकतर जो लोग अनसक्सेसफुल होंगे ना उल्टे होंगे, ये बात आप समझ लेना। उसी तरीके से यहीं पर राहु केतु से एक बात और समझ आ गई या रिकॉल हो गया, सो बता रही हूँ। अगर सैटर्न के साथ राहु कनेक्टेड है, क्योंकि सैटर्न मतलब होता है कर्मा, ठीक है, तो अगर सैटर्न के साथ राहु कनेक्टेड है तो आप अपने काम को जितना फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए, ठीक। और अगर उसी तरीके से आपके सैटर्न के साथ 1 मिनट, आपके सैटर्न के साथ में आपका केतु कनेक्टेड है, तो सैटर्न के साथ जब आपका केतु कनेक्टेड होगा तो उस केस में आपको अपने काम में बहुत रूटेड रहना पड़ेगा, ये बात जान लेना। जुपिटर के साथ राहु था तो राहु सिक्रेटिव भी होता है तो आपको सिक्रेटिव रहना पड़ेगा। उसी तरह सैटर्न के साथ राहु कनेक्टेड होगा तो अपने काम में थोड़ा सा सिक्रेटिव रही, मतलब हर पत्ते दुनिया के सामने खोलने की जरूरत नहीं, या हम कुछ है दिखाएंगे खूब ढेर सारा, क्योंकि राहु का मतलब एक्सपेंशन भी होता है, तो आप अपने काम को फैला सकते हैं, आपका काम फैला हुआ सा दिखा सकते हैं लोगों को। कई सारे चीज़ें हैं ना ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के मीडिया पर, आपको कहाँ पता चलता है रियल किसका क्या हालचाल है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जब आप रियल धरातल पर जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी सक्सेस रेट शायद 5 या 10% है, वो दुनिया के सामने 80% 90% का ढिढोरा पीट रहे होते हैं। उनकी कुंडली मुझे नहीं पता, पर एटीट्यूड से मैं बता रही हूँ। तो अगर जुपिटर राहु है तो आपको सिक्रेटिव होना चाहिए, और अगर सैटर्न राहु है तो काम को फैला लीजिए। उसी तरह जुपिटर केतु है तो एज ए जीवा बहुत मतलब आपको बहुत रूटेड रहना है। सैटर्न केतु है तो अपने काम में बहुत रूटेड रहिए, पहली बात है। सैटर्न केतु है तो यहीं से एक बात और याद आ गई चलो,
सैटर्न मतलब समय भी होता है, टाइम होता है। तो अगर सैटर्न केतु है तो आपको जो पुरानी मतलब पापा लोग के ज़माने वाली घड़ी होती थी, नॉर्मल घड़ी, वो घड़ियाँ डालनी है, ठीक है। और अगर किसी का सैटर्न राहु कुंडली बन रहा है तो आप डिजिटल वॉच पहनिए, क्योंकि सैटर्न का मतलब शनि मतलब समय होता है। तो शनि जी समय है, राहु जो होता है आज का पूरा मॉडर्न फैशन है, डिजिटल है। तो आप पूरा जो घड़ी पहनना है उसमें डिजिटल या ये जो आजकल स्मार्ट वॉच चली है आप उसको यूज़ करिए अपने वर्क प्लेस पर, ठीक है। और जिन लोग का सैटर्न केतु है वो पुरानी घड़ियाँ जो लोग पहनते थे वो पहनिए अपना, वो आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, आप करके देखिए। तो इन सब चीज़ों को तो जुपिटर राहु और सैटर्न राहु या सैटर्न केतु का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जुपिटर इटसेल्फ आप जीवा है और राहु सिक्रेटिव नेचर है या अनऑर्थोडॉक्सी है, या राहु को कह सकते हो कि लीक से अलग हट करके, लीक से अलग हट करके सोचना, लीक से अलग हट कर बोलना, लीक से अलग हट कर दिखना, तो बहुत सारी चीज़ें होता है। ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें अब जैसे मैं ही आप लोग से कनेक्टेड हूँ, तो क्या मैं आपके सामने हूँ? नहीं, मैं वाया मोबाइल वाया डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू आपके सामने हूँ। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आपका डिजिटल मीडिया है, जो आपका कम्युनिकेशन के तरीके हैं, वो सारा राहु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो राहु जी का ये चीज़ है। और केतु जी बहुत रूटेड है हमारे साधु संत सन्यासी जो होते हैं। और केतु का मतलब होता है फकीर का एटीट्यूड। अगर जुपिटर केतु है तो अपने नेचर में आप फकीर की तरह रहिए, सैटर्न केतु है तो अपने काम में फकीर की तरह रहिए। मतलब बहुत अलग सी माया। और मतलब ये आप सोचो सिर्फ एक कॉम्बो पर आप कितनी चीज़ बता सकते हो। अभी ना मैंने उनकी जगह देखी ना कुछ देखी, सिर्फ ये देखा कि जुपिटर किस चीज़ का कारक है या सैटर्न किस चीज़ का कारक है। सैटर्न काम का अगर कारक है तो केतु कनेक्ट हो गया, तो आप अपने काम के साथ फकीर जैसा एटीट्यूड रखिए। मतलब मैंने अपना काम कर दिया, अपनी तरफ से पूरा कर दिया, अच्छे से अपनी तरफ से करना है, मतलब वो वाले नहीं है खाना पूर्ति वाला। आप अपनी तरफ से अपना काम अच्छे से कर दिया, रिजल्ट देना परमात्मा का काम है। वॉच पहनना है तो नॉर्मल जो पुरानी घड़ियाँ होती थी उस स्टाइल के पापा लोग के ज़माने वाली, वो वाली के पहनना है। अपने नाना का बहुत रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों का जो ख्याल रखने वाली चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। और दंड का मतलब कि है, लोगों को बेवजह परेशान मत करिए, न्याय प्रिय बनिए, क्योंकि शनि मतलब न्याय भी है, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें। और किसी की कोई क्वेरी हो तो सॉल्व करती हूँ मैं, अदरवाइज आज सेशन यहीं पर बंद करें। हाँ जी, एनीवन? चलो तब आज सेशन यहीं पर बंद करते हैं। किसी की कोई क्वेरी रहेगी आप लोग को मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी क्वेरी डालिए, और कोशिश करूँगी मैं अपनी क्वेरी को सॉल्व करने, मतलब आपकी क्वेरी को सॉल्व करने को। कई बार क्या होता है ना कि कुछ कुछ बात चलती है तो कुछ कुछ चीज़ें याद आती हैं। आज वैसे मैंने सोचा था कि मैं सेशन हाफ आवर का ही लूँगी, बट ताली की बात चली, ताली के बाद से ताली तो मैंने सोचा था बताने के लिए तो बहुत जल्दी आपको बता दिया था, लेकिन हाँ ताली प्लीज़ बजाइए, और बजाने के बाद आपको कैसा फील होता है, उसके रिज़ल्ट क्या क्या आ रहे हैं, प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि मैंने डे 1 से कहा था कि जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, क्योंकि हमें एक जगह से रिजल्ट आया, 2 जगह से आया, 3 जगह से आया, 10 जगह से आया, 50 जगह से आया, 100 जगह से आया, तो उस रिजल्ट का ऑथेंटिसिटी, उसी को तो आजकल रिसर्च में क्या करते हैं, जो चीज़ें पढ़ी हैं आयुर्वेद वगैरह में, जो हमारे धर्मशास्त्र में पढ़ी हैं, उसी को हम और मुहर लगाते हैं, ठप्पा मारते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है ना। अब जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी में कैसे की ना, मैं जानती हूँ कि बंदा है बहुत सक्सेसफुल है, उसका जुपिटर राहु का कॉम्बो है, और वैसे तो हमारे जुपिटर राहु को बोलते हैं गुरु चांडाली हो, ऐसा नहीं होता है, उसमें आप उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तब होता है। तो मैं डराने वाला टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं आपको वो टेक्नोलॉजी यूज़ करती हूँ जिसके लिए आप बने होते हैं। जैसे मैंने डे 1 से कहा है कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद में मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ, मुझे पता चला मुझे क्या क्या आता है या मैं क्या क्या कर सकती हूँ, है ना। बस परमात्मा रहे साथ में, और परमात्मा सबके साथ में होता है, हमारा ही विश्वास डलता है, परमात्मा का वो नहीं डलता है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। चलो किसी की कोई क्वेरी होगी तो आप लोग डाल देना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अपना नंबर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, दैट इज़ 9988999425 एंड 9041122299। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है दैट इज़ दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय वैद्य शशि तिवारी है, इस नाम से यूट्यूब चैनल है। उस पर फेसबुक के लाइव सेशन जो होते हैं रिकॉर्डेड वो भी वहाँ पड़े होते हैं। उस पर बहुत सारे मतलब मेडिकल वाले पड़े हुए हैं, आयुर्वेद की दवाओं के भी पड़े हुए हैं। पर आयुर्वेद की दवाएं मैं जो कहती हूँ आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं, सिर्फ वो यूज़ करें। आप लोग जो कॉमन जनता हो अपने मन से प्लीज़ आयुर्वेद की दवाएं नहीं यूज़ करिए। मैंने डे 1 से कहा है कि प्लीज़ कोई भी परेशानी होती है अपने चिकित्सक के पास जाइए, बिकॉज ही इज़ द मास्टर इन दैट फील्ड एंड ही कैन बेटर गाइड यू और शी कैन बेटर गाइड यू। ओके,
चलो अपना ख्याल रखो, सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।